नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हमारे साथ माननीय जयंत सहस्रबुद्धे जी उपस्थित हैं। हमने उनको अनुरोध किया था इस टॉक के लिए एंड ही इज विद अस टुडे फॉर ए स्पेशल वेबिनार। हम लोग दिवाली के बाद नए साल में आज फिर से मिल रहे हैं। जैसे आप सबको पता है, आई हब सतत कोशिश कर रहा है गुजरात सरकार के माध्यम से इनोवेशन नवाचार को बढ़ाने के लिए। आज फिर से जुटने के लिए सब यूनिवर्सिटी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नागराजन सर, एम नागराजन, कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और आई होप की ऑनररी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी उपस्थित हैं। सर, वेलकम यू टू दिस स्पेशल वेबिनार। बोथ ऑफ यू आर थॉट लीडर्स एंड आल्सो एक्शन चैंपियंस, Jayan ji and Nagarajan ji. One is doing it as a seva whole life for the country. Nagarajan is trying to do that same thing, being within the government. So both of you are innovators. So it is great to have you today. And the topic that we have decided today, the role of science, technology, and innovation for Atmanirbhar Bharat is very important. ये बहुत important मुद्दा इसीलिए है क्योंकि ग्लोबल इक्वेशंस को देखते हुए भारत को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, और उसमें विज्ञान, नवाचार और उद्यमिता की एक अहम भूमिका होने वाला है। विज्ञान भारती जो काम पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे नेशनलिस्टिक स्वदेशी साइंस इनोवेशन मूवमेंट्स को आगे ले जा रहे हैं, उससे गुजरात की इनोवेशन इकोसिस्टम को भी काफी कुछ प्रोत्साहन मिला है, और आगे भी हम लोग कहीं ना कहीं उसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो जयंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे साथ जुड़े। और नागार्जुन सर, before I move to Jayant ji for requesting him to address us, I will request you to share a few thoughts and put the stage in context. What exactly we are trying to do through iHub, Student Startup Innovation Policy in Government of Gujarat, under the leadership of Honorable Minister, Principal Secretary, and you, and how this Atmanirbhar Bharat is connected to what we are trying to do, and how should we create the roadmap. Welcome, sir. थैंक यू हिरण भाई, आपने और आपके टीम ने खूब अच्छा प्लानिंग करके जयंत सहस्रबुद्धे सर को आज ये मंच पे लेके आए हैं। हमारे एसएसआईपी में जुड़े हुए सब कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए आज एक उन्नत सेशन होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि हमको इनकी काम से प्रेरणा लेनी है, इनकी गाइडेंस लेना है और आगे भी बढ़ना है। और लोकल सॉल्यूशंस का लिए, लोकल प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए आई हैव जो काम कर रहा है वो काम को बढ़ावा देने में भी ये मदद मिलेगा। और आई हैव जो काम कर रहा है माइंड टू मार्केट जर्नी, युवाओं को जब एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो कॉलेज खत्म करके 22-23 साल में जो सोचता है उसको 17-18 साल में ही वो सोच दिलानी है। और कॉलेज के अंदर एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट उसको देना है, एक्सपेरिमेंटल स्पेस देना है जहाँ पे उसकी आइडियाज को वो दे सकता है, और उसमें उसकी मेंटर्स और गाइड और जो कॉलेज है, पूरी संस्था है, उसको मदद हो सकती है। और उसमें स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी जो है उसको रियल वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर तक ले जाने का, आइडिया टू पीओसी टू प्रोडक्ट टू मार्केट, ये जो जर्नी है इसको बढ़ावा देने की काम आई हैव बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। और कोरोना में जो पैंडेमिक में चैलेंज आया कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ कैसे रहें, आगे अपना इनोवेशन और स्टार्टअप के कार्यक्रम को कैसे करें, तो वो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। 100 वेबिनार्स का सीरीज किया। अब ये स्पेशल वेबिनार की सीरीज में हम जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के नेशनल लेवल पे थॉट लीडर्स हैं उनको ले आए। तो आज विभा के जो नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं श्री जयंत सहस्रबुद्धे आज उपस्थित हैं। तो ये जो संगम है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार शब्द एक ही लाइन में मिलता ही नहीं था। आज वो तो एक ही लाइन में मिला है, एक मुहिम बना है। और जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो हम यहाँ बैठ के धंधे की बात करते हैं कि अपने यूथ को कैसे हम जॉब क्रिएटर बना दे। तो जॉब सीकर नहीं, हमें जॉब क्रिएटर बनाना है। हमारी मकसद स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी के अंदर यह है कि हर कोहॉर्ट में, हर ग्रुप में, हर कक्षा में 10% ऐसा स्टूडेंट्स हो कि जो जॉब क्रिएटर बने, तो बाकी सब लोगों को जॉब भी दे सकता है और आत्मनिर्भर भारत भी बन सकता है। अभी नेशनल एनवायरनमेंट भी इतना पॉजिटिव है कि आज सिर्फ आत्मविश्वास चाहिए कोई भी युवान को कि मुझे कुछ करना है और मैं ये करूंगा। और उसमें सबसे बड़ा हमारा लाइफ में जीवंत उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं कि उनकी ग्रोथ को देख के, उनकी सेवा को देख के, उनकी अचीवमेंट्स को देख के हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर हमारे ही जिंदगी के, हमारे ही समय काल में एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा एक मुहिम लेके चलना चाहिए और चल सकते हैं। ये सब मुद्दाओं को
डिजिटल प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ाने का काम आई बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। हम हमारे मंत्री श्री चुडासमा साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजू शर्मा मैडम और गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री रूपाणी साहब, इन सबकी प्रेरणा कायम मिलता रहता है। हमें तो ग्राउंड पे उतर के दौड़ना है, और जब हम दौड़ेंगे उसमें मार्गदर्शन के लिए जैन सर जैसे लोगों को हम हाथ पकड़ के दौड़ेंगे। और उसी श्रृंखला में आज की जो सेशन है उसमें सर मैं आपको हमारे स्टूडेंट्स की ओर से, हमारे मेंटर्स की ओर से और कोऑर्डिनेटर्स की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल हृदय से। और आपकी बातों और हमारे स्टूडेंट्स के बीच में मैं और ज्यादा नहीं रुकना चाहता हूं, और आपको आमंत्रण करता हूं कि आप आपके स्पीच जो है, वक्तव्य है, उसको शुरू करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच नागार्जुन सर। मैं अब अनुरोध करता हूं जैन सहस्त्रबुद्धे जी, जो नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं विभा की। और विभा जो है एक स्वदेशी साइंस मूवमेंट है, एक आंदोलन है, सन 1982 से कार्यरत है। आज तक विभा में 20,000 से ज्यादा मेंबर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। 23 राज्यों में ये काम कर रहा है। तो ये जो मुहिम है विज्ञान को भारतवर्ष की प्रगति के लिए लगाना, उसके स्पिरिट के साथ जोड़ना, ये कामकाज में विभा जुड़ा हुआ है। माननीय जैन जी, मैं अनुरोध करता हूं आप अपने उद्बोधन करें। नमस्कार। श्रीमान नागराजन जी, श्रीमान हिरणमय जी और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सारे श्रोतागण, मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका इस कार्यक्रम के प्रारंभ में अभिवादन करता हूं। आई हब के द्वारा आज इस कार्यक्रम में जो विषय हमने रखा है कि इस विषय पर आज हम सब मिलकर कुछ सोचेंगे। मैं थोड़ा प्रकट चिंतन आपके सामने करूंगा। तो ये विषय हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ एक, जैसे हिरणमय जी ने बताया कि विज्ञान आंदोलन का मैं कार्य करता हूं, उस दृष्टि से कार्यकर्ता इस नाते क्या विचार मेरे मन में आते हैं वो मैं आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। हम सब जानते हैं कि अभी अभी इस कोरोना के प्रतिबंध के दौरान जो एक पाबंदी लाई गई मनुष्य के सारे क्रियाओं पर, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात ध्यान में आई कि हमें स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, ये सारी बातें हम सुनते आई है, लेकिन एक नए सिरे से आत्मनिर्भरता का जो एक आवाहन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको लेकर आत्मनिर्भरता की चर्चा अपने देश में फिर से प्रारंभ हो गई। और ये केवल अपने देश में नहीं, तो मेरा जितना अन्य देशों में परिचय है और चर्चाएं होती रहती है, और इस दौरान तो ये बहुत बड़ी है, उसमें भी ये ध्यान में आता है कि हर देश इस समय आत्मनिर्भरता के बारे में ही सोच रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारी बातें होने के बावजूद भी एक ऐसी परिस्थिति आई, कैसी आई कि जैसे विमान है अपने पास लेकिन विमान उड़ नहीं पा रहे हैं। इस परिस्थिति में आपस में कैसे मिलना जुलना और उसके आगे आपस में वस्तुओं की लेन देन करना, इस पर बहुत बड़े प्रतिबंध आ गए। और सभी को ध्यान में आया कि मैं जहां रहता हूं वहीं पर मेरा जीवन चलाने लायक इस प्रकार की सारी बातें मुझे करने की आवश्यकता रहेगी। और इसलिए हर व्यक्ति को भी ये सोचना पड़ा कि क्या मैं जहां रहता हूं वहां रहकर ही मेरे जीवन को अच्छी तरह से चला सकता हूं क्या? इस प्रकार का विचार हर व्यक्ति के मन में आया, हर व्यक्तियों के समूहों के मन में आया, यानी समाज के मन में आया, देश के मन में आया। तो एक वैश्विक इस प्रकार की बात अब आ गई है कि आत्मनिर्भरता की ओर हम सब बढ़े। इस महारोग के कारण जो परिस्थिति आई है उसमें कई प्रकार की बातें आज सामने आई है, जिसको अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट ऐसा कहते हैं, यानी विचारों में परिवर्तन ऐसा कहते हैं, वो सब आया है। और उस नए परिप्रेक्ष्य में, नए दृष्टि के साथ इस आत्मनिर्भरता की ओर देखने की बड़ी आवश्यकता अब सबके ध्यान में आई है। इसलिए आज का विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार यानी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में क्या योगदान और कौन सी भूमिका रहेगी, इसको प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। एक जैसे हमारी बातचीत चल रही थी आत्मनिर्भरता यानी
हमारे देश में अपनी जितनी समस्या है उनका समाधान हमें ही निर्माण करना है, वो समाधान हमें ही ढूंढना है। इसके बारे में सामान्यतः चर्चा होती है। एक चर्चा बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी है, लेकिन उसका एक पूर्व पक्ष है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सामान्यतः यंत्र तंत्र इसके बारे में बातें होती ही रहती है और वो स्वाभाविक मन में आता है, लेकिन यंत्र तंत्र के पीछे एक मंत्र रहता है। ये मंत्र यानी ज्ञान रहता है। और आजकल हम सुनते हैं कि कौन सा देश विकसित माना जाता है, कि जो देश नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ऐसी जिसकी होती है, यानी ज्ञान के आधार पर अर्थतंत्र का विकास जिस देश में हुआ है, उस देश को हम विकसित प्रगत इस प्रकार का देश मानते हैं। तो हमें इसका भी बड़ा विचार करना है। और हम सब जानते हैं कि हमारे अगर ये 200-300 साल का पूरे मानव जाति का इतिहास हम देखेंगे, तो हमें एक बात ध्यान में आई है कि विज्ञान के कारण मनुष्य के ज्ञान के अंदर कई प्रकार की नई बातें आई। जैसे हम जानते हैं आप सभी की इलेक्ट्रॉन का शोध 1897 में हुआ। उसके बाद एटम क्या है इसके बारे में अधिक जानकारी हुई। और एटम क्या है, तो आधुनिक विज्ञान ने ऐसे माना कि दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन और दिस एंटायर एग्जिस्टेंस। तो उसको ठीक समझना, और वही अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे तो इस पूरे सृष्टि को हम नियंत्रित कर पाएंगे, और जो चाहे सुविधा हम चाहते हैं अपने जीवन में वो सारी सुविधाएं हमें मिल सकती है। तो उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण हुआ और आज हम कितना आगे बढ़ गए ये सब जानते हैं। तो मूल बात कहां से शुरू होती है, तो ज्ञान से शुरू होती है। ज्ञान यानी मंत्र। उस मंत्र का निर्माण, ज्ञान का निर्माण जिस देश में होता है वो देश सबसे प्रगत, सबसे विकसित और सबसे समृद्ध देश माना जाता है। तो हमें एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा यहां पर कि आज हम ये केवल टेक्नोलॉजी सीकर्स नहीं रहे हैं, तो हम नॉलेज सीकर्स भी रहे हैं। यानी हम ज्ञान भी विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं और उस ज्ञान के आधार पर अपने विकास की बातें कर रहे हैं। आज भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में आप देखिए, जो ज्ञान पढ़ाया जाता है वो ज्ञान अपने देश में निर्माण नहीं हुआ, वो विदेश में निर्माण हुआ। और विदेश में लोग सतत उसमें नई नई बातें लेकर आ रहे हैं और वो हमेशा आगे रहे हैं। तो हमें उनसे ही ज्ञान लेना होता है, और स्वाभाविक ज्ञान होता है उसके कारण वो तंत्र ज्ञान में, अभियांत्रिकी में भी आगे हो जाते हैं, तो वो भी हमें उनसे लेना होता है। इस प्रकार की एक स्थिति निर्माण हुई है। तो हमें इस बात की ओर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात ध्यान में रखनी है कि विज्ञान विज्ञान के अंदर जितने शोध कार्य होते हैं उसके द्वारा नए ज्ञान का सृजन होता है, ज्ञान की निर्मिति होती है। जैसे मैंने एक छोटा उदाहरण बताया ना अभी, कि इलेक्ट्रॉन का शोध कार्य किया, वो कहाँ हुआ, तो यूरोप में हुआ। उसके कारण एटम क्या है पता चला, एटम पता चला, इलेक्ट्रॉन पता चला, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण हो गया। तो ये सारी बातें नवाचार की बातें हैं, लेकिन मूल में क्या है, ज्ञान है। जैसे अभी इस महामारी के समय में एक बहुत बड़ी बात पूरे विश्व के ध्यान में आई है। आधुनिक विज्ञान की अगर हम बात करेंगे और उसमें ये जो मेडिकल साइंस है, हेल्थ रिलेटेड, आरोग्य स्वास्थ्य के संबंधित जितनी सारी बातें आई है, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात क्या ध्यान में आई, तो एक थोड़ी पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूं। 1975 में अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान किया, यानी घोषणा की कि ये जिसको हम पैंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं, यानी इन्फेक्शियस डिसीज जिसको हम कहते हैं, इस संसर्ग के कारण ये रोग फैलते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1975 में अमेरिका में घोषणा किया कि अब ये सारे रोग पूरे विश्व से अब समाप्त हो गए, कम से कम अमेरिका से तो समाप्ति हो गए। इसके बाद ये केवल इतिहास के पन्नों पर आपको देखने मिलेंगे। इस प्रकार की घोषणा की 1975 में। और आप शायद अगर इतिहास पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा
कि उसके 10 साल के बाद ही अमेरिका में पहली बार एक एपिडेमिक प्रारंभ हो गया। अपने देश में अगर कहना है तो मलेरिया पूरा हो गया, समाप्त हो गया, ऐसे बताया। लेकिन आज अपने देश में मलेरिया, और अपने ही देश में नहीं तो पूरे विश्व में, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आधुनिक विज्ञान है ना, वो डिसीज सेंट्रिक साइंस है। यानी क्या, रोग रोग के ऊपर ही उनका ध्यान टिका हुआ है। अभी अभी आधुनिक विज्ञान के ध्यान में आया है कि इस प्रकार की बात ठीक नहीं है, तो विचार क्या करना चाहिए, तो हेल्थ सेंट्रिक साइंस हमें विकसित करना पड़ेगा। हेल्थ सेंट्रिक को अभी वो लोग कह रहे वेलनेस, और हम सब जानते हैं कि इनोवेशन क्या है। तो जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने योग के बारे में सबको जानकारी दी 2015 में, और यूनाइटेड नेशंस के सभा में उन्होंने आह्वान किया कि हम सब मिलकर अब विश्व योग दिन मनाएंगे। 2016 से प्रारंभ हो गया, तो पूरे विश्व में उसका बहुत बड़ा स्वागत हो गया। शायद ही विश्व में एकाध देश ऐसे बचा होगा कि जहां पर योग दिन ये नहीं मनाया गया। तो हम सब इसको ठीक प्रकार से समझे कि ये भारत की विश्व को देन पहले से थी, लेकिन 200-300 साल में हम भी पश्चिमी जगत के पीछे चलने लगे, और हमारे देश में भी डिसीज सेंट्रिक अप्रोच पर ही काम होने लगा। वास्तविक ये भारत की विश्व को देन थी कि डिसीज सेंट्रिक नहीं तो हेल्थ सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। आयुर्वेद क्या बताता है कि आप रोग की चिंता मत करो, अपने आप को स्वस्थ रखो, रोगों की चिंता अपने आप करेंगे। इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अपने देश में साइंस उसके बारे में कभी चिंता करके आगे नहीं बढ़ा। पश्चिमी जगत में हमें आश्चर्य होगा कि मैं जानता हूं कि अमेरिका में लगभग 80 से 100 मेडिकल स्कूल्स ऐसे हैं कि जहां पर योग ये विषय औपचारिक रीति से पढ़ाया जाता है। स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच, ये उन्होंने हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ा डायमेंशन बनाया है। अपने देश में आज भी नहीं है, तो हमें इसका बहुत बड़ा विचार करना चाहिए, और हम सभी ने ये ध्यान में रखना चाहिए। हमारे लिए आनंद की बात है, और जिस आत्मनिर्भरता की ओर हम जाना चाहते हैं, उसके लिए आत्मविश्वास जो आवश्यक रहता है, वो आत्मविश्वास हमें इस बात से मिल रहा है क्योंकि पूरा विश्व अब हेल्थ सेंट्रिक अप्रोच पर जा रहा है, और उसके लिए आवश्यक ज्ञान अब भारत के पास है, उसकी ओर विश्व देख रहा है। इसको हम सभी ने बहुत बुनियादी रूप से समझने की आवश्यकता है। अपने देश में कई प्रकार की ऐसी बातें, जैसे मैं कभी छोटा उदाहरण आपको दूंगा। अभी अभी बायोलॉजी के अंदर 2017 में एक नोबेल प्राइज मिला। वो किसके लिए मिला, तो क्रोनोबायोलॉजी नाम का एक विषय है। क्रोनोलॉजी हम जानते हैं कि कालानुक्रम, यानी काल के अनुसार कई बातों को समझना। तो इस प्रकार के विज्ञान को बायोलॉजी के साथ जोड़ा गया, और क्रोनोबायोलॉजी, उसमें कुछ परिचित शब्द शायद आपको होंगे, शब्द नहीं होंगे लेकिन जीवन में अनुभव होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा हम कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर भी एक घड़ी चलती रहती है। आप सभी ने उसका अनुभव जरूर किया होगा। जैसे हमें एक चाय की आदत होती है, तो लगता है कि चाय इस समय मिलना ही चाहिए, नहीं तो अपने दिन की गाड़ी शुरू नहीं होती। तो ऐसी कई बातें होती है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। सर्कैडियन रिदम, यानी अपने नींद से संबंधित ये बात है। और हम जानते हैं कि पूरे प्रकृति में भी इस प्रकार की बातें होती है। जैसे अभी शरद ऋतु चल रहा है, ठंड का मौसम आ गया, तो हम तिल का पदार्थ खाना शुरू करते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। तो अपने देश में उसको ठीक समझकर हमने काल चक्र ऐसा शब्द ही बनाया। काल ये चक्राकार है, टाइम इज साइक्लिक इन नेचर। पश्चिमी जगत के विज्ञान में अभी भी उसको लीनियर माना जाता है। तो अभी इस बात को ध्यान में रखकर जो रिसर्च हुआ आधुनिक विज्ञान में, उसमें ये बायोलॉजिकल क्लॉक, क्लॉक का मतलब क्या है, घड़ी। घड़ी यानी जो बार बार 24 घंटा फिर एक बार वो चक्र चलता रहता है, ऐसा ही सतत चलता है। इसके ऊपर अध्ययन हुआ, और 2017 में उसको नोबेल प्राइज मिला। और उसके कारण एक कर्करोग, कैंसर के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च चला। आज भी कैंसर के ऊपर आधुनिक विज्ञान के अंदर भी किसी भी प्रकार का रामबाण उपाय नहीं है। तो उन्होंने क्या उपाय ढूंढकर निकाला है अभी,
तो उसके लिए एक रिसर्च पेपर आया और उसका नाम क्या है, उसका शीर्षक क्या है? तो शीर्षक बड़ा मजेदार है, अ टाइम टू फास्ट। फास्ट का मतलब क्या है? व्रत, उपवास। और वो कहते हैं कि कर्क रोग का सामना अगर करना है अच्छी प्रकार से, क्योंकि किसी भी प्रकार की औषधि अपने पास नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो जिसको कर्क रोग हुआ है उसको व्रत रखने की आवश्यकता है। अगर आदमी को कर्क रोग से मुक्ति पानी है और कभी कर्क रोग न होना चाहिए इसकी चिंता करनी है, तो उसको अपने जीवन में व्रत या उपवास रखने की आवश्यकता रहेगी। और वो भी कैसा उपवास रखना है? कभी भी मन में आया तो उपवास रख दिया, ऐसा नहीं। तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये सुनकर, ये रिसर्च पेपर है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने जब पढ़ा तब मेरे ध्यान में आया कि हाँ, मेरे घर में तो एकादशी के दिन हर एकादशी पर व्रत होता था। इसका मतलब क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। हर गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन व्रत होता है। इसका मतलब क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। हर सप्ताह में एक बार व्रत, हर 15 दिन में एक बार व्रत, हर 2 महीने में एक बार व्रत। देखिए, आज हमें जो सामान्य बातें लगती है अपने जीवन में, वो आधुनिक विज्ञान अब नए सिरे से लेकर आ रहा है, एक ज्ञान इस नाते लेकर आ रहा है। तो हमने, विशेष रूप से भारत के हम सभी ने, इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इसी को वो कहते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच। यानी आप इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाएंगे तो आपको रोग होगा ही नहीं। आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जिसको आज इम्यूनिटी इम्यूनिटी बता रहे सब लोग, तो ये इम्यूनिटी आपकी सदैव बनी रहेगी। तो इस प्रकार की बातें अब आ रही है। यानी अब विश्व में परिवर्तन क्या आ रहा है? सोच में, विचारों में, पैराडाइम शिफ्ट इन थॉट्स। यानी क्या है कि वी नीड टू फोकस नॉट ऑन डिसीज बट वी नीड टू फोकस ऑन हेल्थ। और इस प्रकार की बात, एक बहुत ही बड़ा वैचारिक परिवर्तन आज विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में आ रहा है। और ये सारी बातें भारत में थी, तो भारत ने इन बातों का बहुत बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत में तो आज जो विज्ञान कर रहा है ना, उसमें से कई सारी बातें अपने देश के अंदर है ही ऐसी। जब आधुनिक विज्ञान में जितनी बातें निकल कर आ रही है, उससे ध्यान में आ रहा है। तो हमें एक ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ये जो बात आई है ना अभी, कि आत्मनिर्भर अगर हमें बनना है, तो हमें अपने देश में जो ज्ञान विकसित हुआ था उसकी ओर फिर लौटना पड़ेगा, उसको फिर देखना पड़ेगा। और वो ध्यान में रखकर आगे फिर उसका उपयोजन, यानी उसका एप्लीकेशन कैसे करना, इसका विचार करना चाहिए। कई बार अभी एप्लीकेशंस की बात आती है, तो मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे आयुर्वेद के अंदर नाड़ी परीक्षा होती है, और नाड़ी परीक्षा के कारण कई अच्छी बातें ध्यान में आती है। तो मुंबई आईआईटी के एक छात्र ने इस नाड़ी परीक्षा को करने के लिए एक यंत्र बनाया और मुंबई आईआईटी ने उसके लिए पीएचडी दी। आप कल्पना कर सकते हैं, यानी आधुनिक विज्ञान का उपयोग किसने किया? उसने। तो भारत का जो प्राचीन तंत्र है, नाड़ी परीक्षा एक तंत्र है, उसके लिए यंत्र की आवश्यकता थी, वो उसने बनाया। और आज अनेक वैद्य आयुर्वेद के, उसके पास से वो नाड़ी यंत्र लेते हैं और उस नाड़ी की परीक्षा करते हैं। कितना आसान हो गया। आज हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी हुई तो पहले उसको जाना पड़ता है अनेक प्रकार की परीक्षा करने के लिए, और व्यक्ति बेचारा उसी में दब जाता है। वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको हाथ ही नहीं लगाता, पहले कहता है कि इतनी परीक्षाएं करके लाओ। वो परीक्षा ही इतनी महंगी है कि उस महंगी परीक्षाओं में व्यक्ति दब जाता है। लेकिन इतनी आसान, कितना बड़ा इनोवेशन है। देखिए कि एक नाड़ी को हाथ में रखकर आपके शरीर में पूरा जो चल रहा है उसको बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब यंत्र की आवश्यकता है। तो हमारे एक भारत की एक इंजीनियर ने उसका यंत्र बनाया और मुंबई आईआईटी जैसे लोगों ने उसके ऊपर उसको पीएचडी दी। यानी कल्पना कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुर्वेद, इनका मेल हो गया, वो एक साथ आ गए। इस लड़के ने, वो लड़का युवा, मैं उसको अच्छा जानता हूं, अब वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो गया, उसका एंटरप्राइज है वो बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है। उसने क्या किया? आयुर्वेद को अच्छी तरह से पढ़ा,
वो मुंबई आईआईटी में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ और पीएचडी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ। लेकिन उसने साथ साथ पढ़ाई किसकी की? तो आयुर्वेद की। और आयुर्वेद को ज्ञान वो आधार मानकर उसने आधुनिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए दोनों को एक साथ लाकर एक नया यंत्र का आविष्कार किया। और उसके कारण वो अब अपने देश में एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई है कि ऐसे भारत का ज्ञान, आधुनिक तंत्र ज्ञान, इसका मेल बिठाकर कई प्रकार की नई बातें हो सकती है। और अपना ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, देखिए हमें ऐसे बताया गया है कि हम कहते हैं इस सृष्टि को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच यानी क्या? पांच। पंच यानी पांच। पंच महाभूत, भारत का विज्ञान ये कहता है, प्राचीन पंच महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इस प्रकार का। अभी पंच महाभूत की परीक्षा, और भारत का विज्ञान क्या कहता था कि शरीर पंच महाभौतिक है, इसलिए हम कहते हैं ना कि मृत्यु होने के बाद क्या हो गया, वो पंच तत्व में विलीन हो गए, ऐसा हम कहते हैं। तो ये पंच तत्व अब आधुनिक विज्ञान के ध्यान में आ रहा है। और वो कह रहे कि ये भारत जो बता रहा है ना कि ये पांच तत्व अपने शरीर में उसका संतुलित अवस्था में ये शरीर रहता है, तब वो ठीक रहते हैं। तब उसमें अगर बिगाड़ हो गया, उनका संतुलन बिगड़ गया पांचों का, तो शरीर के अंदर रोग निर्माण होते हैं। कितना आसान इस प्रकार का तरीका है, ज्ञान उसके लिए हमने ढूंढ कर निकाला। तो आज शायद आपको आश्चर्य होगा कि आप इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे तो पश्चिमी जगत के लोगों ने शरीर के अंदर पंचमहाभूत कैसे होते हैं और पंचमहाभूत को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाया। और वो मशीन, आप एक छोटा सा बैंड आपके हाथ पर लगाएंगे तो वो मशीन आपको क्या बताएगा कि आपके शरीर में पंचमहाभूत कितने हैं और वो संतुलित अवस्था में है या नहीं है। अगर वो संतुलित अवस्था में नहीं है तो आपके प्रकृति में, स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है। इस समय आपका वायु तत्व है वो असंतुलित है, ऐसा वो यंत्र बताता है। और आपको वायु तत्व को संतुलित करने के लिए ये बातें करनी पड़ेगी, ये भी उसके साथ वो बताते हैं। यानी इट इज नॉट अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक टूल बट इट गिव्स यू ऑल काइंड ऑफ रेमेडीज ऑल्सो। तो यानी ज्ञान किसका है? भारत का। लेकिन उसके ऊपर यंत्र कौन बना रहे हैं? पश्चिमी जगत के लोग। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे अब ये बात सामने आई है कि भारत के अंदर जो ज्ञान है, यानी भारत का ज्ञान क्या है, जैसे मैंने बताया कि वो हेल्थ सेंट्रिक साइंस अपने देश में विकसित हुआ, अपने देश में डिसीज सेंट्रिक नहीं। तो हमने अपना स्वास्थ्य ही इतना अच्छा रखा, करने का प्रयास किया, उसके लिए पूरी अपनी बुद्धि लगाई और विज्ञान विकसित किया, जो विज्ञान आज पूरा विश्व सोच रहा है कि वो हमें भी प्राप्त होना चाहिए। इसलिए ये योग दिन का जो स्वागत हुआ वो एक सामान्य स्वागत नहीं है कुछ व्यायाम करने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ा विचार उन लोगों के मन में है कि हमें अब ये वैचारिक परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये जो किसी भी देश का विकास होता है उसके मूल में उस देश में विकसित ज्ञान उस देश का कितना है, इसकी बड़ी महत्ता रहती है। आज तक यानी अंग्रेजों का विज्ञान अपने देश में आने के बाद अपने देश में उस विज्ञान के आधार पर नई ज्ञान की निर्मिति बहुत ही कम हुई और अपना ज्ञान हमने छोड़ दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक विज्ञान के द्वारा हम ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने देश को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुत संक्षेप में एक बहुत बड़ा संकेत संदेश के द्वारा देते थे। मैंने उनका भाषण वो बहुत मैंने सुना। उन्होंने एक समय पुणे में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम में क्या बताया, लेट अस ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा, ऐसा उन्होंने कहा। नालंदा अपने देश का विश्वविद्यालय कितना साल पुराना, 2000 2500 साल पुराना। उस नालंदा में जो पढ़ाई होती थी वो इतनी अच्छी थी कि विश्व के कोने कोने से लोग भारत में पढ़ाई के लिए आते थे। और केवल नालंदा अकेला नहीं था, कई प्रकार के विश्वविद्यालय थे अपने देश में। जब पूरा विश्व विश्वविद्यालय की कल्पना ही नहीं समझता था
तब अपने देश में विश्वविद्यालय हुआ करते थे और उन विश्वविद्यालयों में भारत में निर्मित ज्ञान पढ़ाया जाता था। आज के स्वतंत्र भारत के विश्वविद्यालय में विदेश में निर्मित ज्ञान पढ़ाया जाता है और आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत ही बुनियादी, जो ठीक बात नहीं है, ऐसी ये बात है। तो हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो देश ज्ञान निर्माण कर सकता है वही देश दुनिया में आगे चल सकता है और सारे देश उसके पीछे चलते रहते हैं। आज भी एक विशेष बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञान की निर्मित पश्चिमी जगत में हो रही है और हम सब उनके पीछे चलने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ये बाद में आता है, पहले क्या आएगा? ज्ञान आएगा। उस ज्ञान को निर्माण करना ये अपना दायित्व है और आत्मनिर्भरता तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। लेकिन उसमें एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि जैसे अभी इस पैंडेमिक के दौरान हुआ, आपके ही गुजरात का एक अच्छा उदाहरण विज्ञान भारती ने समाज के सामने लाने का प्रयास किया। डॉक्टर जयंती रवि, उन्होंने एक अपने अनुभव बताए पैंडेमिक के समय कि आयुर्वेद को उन्होंने कैसे लागू किया और आयुर्वेद को लागू करने के कारण काढ़ा वगैरह सारी बातें, उसके कारण गुजरात के अंदर इस पैंडेमिक को कैसे नियंत्रित करने में सफलता मिली। तो ये बात डॉक्टर जयंती रवि ने विज्ञान भारती के मंच पर आकर कही। उन्होंने कई सारे अनुभव बताए। देखिए, हमारे देश की इस पूरे महामारी के दौरान एक विशेष बात विश्व को ध्यान में आई कि इतनी बड़ी जनसंख्या, भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं कि अरे भारत में गंदगी है, भारत में ये है वो है, लेकिन भारत के पास एक विशेष बात उनको ध्यान में आई कि भारत के अंदर एक बात क्या है कि भारत के हर व्यक्ति के पास आयुर्वेद का कुछ ना कुछ छोटा मोटा ज्ञान है। जैसे दूध में हल्दी मिलाकर पीना सामान्य बात है, काढ़ा तैयार करना और उसको पीना सामान्य बात है। तो ऐसी कई बातें भारत के लोगों के पास अपने आप है, परंपरा से ज्ञान आया हुआ है। लेकिन अमेरिका में ये बात नहीं है। अमेरिका इज अ हिस्ट्रीलेस सोसाइटी। इसलिए अमेरिका के सामने एक बड़ा संकट आ गया कि अगर आज का आधुनिक विज्ञान अगर असफल है तो हमारे पास विकल्प क्या है? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज विद देम ऑन व्हिच दे कैन रिलाई अपॉन विद ग्रेट ट्रस्ट और ग्रेट फेथ। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। भारत के पास लोग आज देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है, इस महामारी में आधुनिक विज्ञान ने किसी भी प्रकार का उपाय अभी तक ठीक नहीं निकाला, तो भी भारत के लोगों के पास घर घर में ज्ञान है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में ज्ञान की निर्मित हम कितनी कर सकते हैं, वो आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। इसलिए हमारे देश में जितने विश्वविद्यालय है, जितने रिसर्च लैबोरेटरीज है, अनुसंधान संस्थान है, ऐसे सभी में हमें ज्ञान निर्मित के लिए विज्ञान का विचार करना चाहिए। विज्ञान के द्वारा केवल रोज की अपनी छोटी छोटी समस्या सुलझेगी, ये जितना आवश्यक है उससे भी अधिक आवश्यक है कि हम अपने देश में आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी क्यों न हो ज्ञान का निर्माण करें। और ज्ञान का निर्माण जो करेगा देश, वो आत्मनिर्भर होगा। हम केवल यंत्र नया निर्माण करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो यंत्र निर्माण करने के पीछे जो ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, वो ज्ञान आज हमारे पास नहीं है। मैं भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करता था, तो मुझे पता है कि कितनी बातों के लिए हम उनकी ओर देखते रहते थे, क्योंकि उसका ज्ञान ही अपने पास नहीं था। वो जब तक हमें नहीं देंगे तब तक हम खाली हाथ बैठे रहते थे। हमें ये विचार करना चाहिए कि आज इस दुनिया में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ज्ञान की निर्मित करनी पड़ेगी। और इस आधुनिक विज्ञान के युग में विज्ञान एक ऐसे बहुत बड़ा साधन है जिसके द्वारा ज्ञान की निर्मित हो सकती है। तो हमें इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश के हर विश्वविद्यालय में ज्ञान की निर्मित प्रारंभ होनी चाहिए और उसके लिए नई नई बातों का विचार करना चाहिए, नई नई बातों की सोच करनी चाहिए। जगदीश चंद्र बसु ऐसा कहते थे कि ये आधुनिक
प्रयोगशाला हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रयोगशाला नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ऐसा कहते थे, अपना मन है वो सबसे उत्कृष्ट प्रयोगशाला है। सारी बातें मन से शुरू होती है, बाद में साधन आते हैं, भौतिक साधन, ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दे कम इन द लेटर पार्ट ऑफ दैट जर्नी, बट आवर माइंड इज द बेस्ट लैबोरेटरी इन दिस वर्ल्ड। तो वो कहते थे कि अपने मन का विचार करो, सोचो, मन में ही सारी बातें निर्माण होती है। तो हमें इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत ने एक बात सोचनी चाहिए कि पूरे विश्व का हम ज्ञान प्राप्ति का केंद्र थे, उस प्रकार की स्थिति वापस लानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अब्दुल कलाम जी ने जो कहा, लेट अस ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा, यानी नालंदा नाम का विश्वविद्यालय केवल नहीं, तो नालंदा में जो ज्ञान पढ़ाया जाता था वो भारत में निर्मित ज्ञान था। इसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। और साइंस का बड़ा रोल इसमें है कि साइंस अगर ठीक प्रकार से उसका विचार और उपयोग करेंगे तो केवल रोज की छोटी छोटी समस्या नहीं, तो ज्ञान की निर्मित कर सकते हैं। और ज्ञान की निर्मित अगर हम करेंगे तो उसके आधार पर आगे की सारी बातें शुरू होती है। इसलिए विज्ञान में हमेशा दो बातें सामने लाई है। एक बात, विज्ञान ज्ञान निर्मित के लिए करना, और ज्ञान के आधार पर उसका उपयोजन यानी उपयोग करना रोजमर्रा की अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। विज्ञान के द्वारा ज्ञान की निर्मित, ये अब भारत का सूत्र बनना चाहिए। हर महाविद्यालय, हर विद्यालय, हर विश्वविद्यालय उसके अंदर इस प्रकार नई बातें क्या की, इस अनुसंधान के द्वारा ये पीएचडी हो गई, तो इस पीएचडी से नया ज्ञान का क्या निकला, इसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो हमें इसको ठीक ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे हर विश्वविद्यालय के अंदर कितनी ज्ञान निर्मित हो रही है। ज्ञान निर्मित जब तक नहीं होंगी तब तक अपना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे की बात आएगी कि जो ज्ञान विकसित होगा उस ज्ञान का उपयोग अपना रोज जो जीवन चलता है उस जीवन को सुखी और सुविधा युक्त बनाने के लिए उसका उपयोग कैसे करना। जैसे मैंने बताया कि अपने पास परंपरा से कुछ ज्ञान आया ही है, उसके कारण आज हम सुखी है, अमेरिका में सुखी नहीं। टर्मरिक लैटे यानी हल्दी का दूध, जिसको वो टर्मरिक लैटे कहते हैं, उनके लिए बड़ा ज्ञान है, हमारे लिए सामान्य ज्ञान है। इसको हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसी कई नई प्रकार की बातें लानी चाहिए और उसका विचार हमें करना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप आदि के लिए कुछ नई बातें कैसी आ रही है, जैसे मैंने अपने देश के प्राचीन ज्ञान के बारे में बताया कि ऐसा करना चाहिए, और यही दिशा में आधुनिक विज्ञान बढ़ रहा है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आधुनिक विज्ञान के सूत्र क्या है? पहले लोग कहते थे लेट अस कॉन्कर दिस नेचर, यानी इस प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करो, इसी के लिए विज्ञान है, ऐसा कहते हैं। अभी विज्ञान की भाषा बदली और क्या कह रहा है विज्ञान? वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जीना, इसको हमें सीखना चाहिए। इसलिए मैंने बताया ना कि ये ऋतु के अनुसार अपनी खान पान की बातें बदलती है, लेकिन ये आधुनिक विज्ञान को पता नहीं है और आधुनिक जगत को भी पता नहीं है। तो हमारे देश में कितनी विविधता है कि जैसे अभी मैं दिल्ली में हूं तो यहाँ पर गजक खाते हैं लोग, ठंड का मौसम आ गया तो आपको भी शायद पता होगा, तिल के लड्डू बनाकर खाते हैं। तो कितनी विविधता है। और ये सारी बातें नई नई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बड़ा चुनौती देने वाला काम करती है। क्या कर सकते हैं, क्या कल्पनाएं ला सकते हैं। तो विविधता को बनाए रखना ये आधुनिक विज्ञान की नई बात है। अब तक विज्ञान क्या करता था? स्टैंडर्डाइजेशन करो, एक ही प्रकार की सारी यूनिफॉर्म बात करो, ऐसा नहीं है। अब विश्व में ये आत्मनिर्भरता यानी क्या है? तो अपने अपने क्षेत्र में नई नई बातों को लेकर आना, क्योंकि अपना क्षेत्र यानी जैसे कहते हैं ना, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, ऐसा कहते हैं। आधुनिक विज्ञान इस बात की ओर हमें ले जा रहा है कि थिंक ग्लोबल, आपका सोच वैश्विक होना चाहिए, लेकिन एक्ट लोकल, ऐसा कहते हैं। आत्मनिर्भरता इससे जुड़ी है कि मैं जहां रहता हूं, जिस परिवेश में मैं रहता हूं, उस परिवेश के साथ स्वयं को जोड़कर जीना कैसे, इसको हमें सीखना है। तो इसमें भी कई प्रकार की नई बातें आती है, उसका विचार करना चाहिए। कई प्रकार की बातें आएगी। जैसे
मैं केवल विचार आपको दे रहा हूं कि हम कहते हैं च्यवनप्राश को खाना चाहिए। आज शायद आपको ये पता होगा कि भारत में आयुर्वेद का औषधि निर्माण करने वाले लोग हैं, वो अब समस्याग्रस्त है क्योंकि 3 साल के लिए बनाया हुआ च्यवनप्राश समाप्त हो गया। अब बेचने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, इतना लोगों ने खरीद लिया है। लेकिन च्यवनप्राश में एक आंवला बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। त्रिफला, च्यवनप्राश, इसमें आंवला, हर भारत के अंदर जितने अपने प्रदेश है ना, हर प्रदेश में आंवला अलग अलग प्रकार का होता है। उत्तर प्रदेश का आंवला बहुत बड़ा होता है, टेबल टेनिस का बॉल उतना रहता है। लेकिन मैं मुंबई का हूं तो वहां का आंवला बहुत छोटा होता है। आयुर्वेद ने क्या कहा है कि आयुर्वेद में च्यवनप्राश बनाने का फॉर्मूला दिया है, लेकिन कहा है कि आंवला आपके यहाँ का उपयोग उसका करना चाहिए। तो दैट इज हाउ टू लिव इन हार्मनी विथ नेचर। You are surrounded by the nature and you should live in harmony with that surrounding things. तो हमें इसका ध्यान रखना है कि आंवला उत्तर प्रदेश का उपयोग करेंगे और गुजरात में उसको खाएंगे तो उसका परिणाम नहीं होने वाला। तो गुजरात के अंदर ही च्यवनप्राश बनना चाहिए और गुजरात के आंवले के कारण, अगर सौराष्ट्र में तो सौराष्ट्र का आंवला होना चाहिए। रामदेव बाबा का आंवला खाकर उपयोग नहीं होगा। तो इसके कारण ये विविधता है ना, ये विविधता कई नई बातों को जन्म दे सकती है। विविधता को ध्यान में रखना है और विविधता के कारण नई बातों का जन्म, कई नई प्रकार की बातें, नवाचार, नए नए आविष्कार हम कर सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। और आधुनिक विज्ञान अब ये परिवर्तन ला रहा है कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट द सॉल्यूशन, डाइवर्सिटी इज द सॉल्यूशन, वैरायटी ऑफ द थिंग्स दैट इज द सॉल्यूशन। इसको हमें ध्यान में रखना है और उसके आधार पर, इसलिए ये जो सॉल्यूशंस है वो भी, जैसे अभी बात हो रही थी, सॉल्यूशंस भी लोकल होने चाहिए। एक ही सॉल्यूशन जो गुजरात में होगा वो बंगाल में उपयोगी नहीं होगा। बंगाल में भी फ्लोराइड की समस्या है, लेकिन गुजरात का सॉल्यूशन बंगाल में उपयोगी नहीं होगा। गुजरात में गुजरात का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा। अब तक क्या कर रहे हैं, फ्लोराइड के लिए भी हम देख रहे हैं विदेशों में कुछ अनुसंधान हुआ होगा और वो अनुसंधान लेकर आएंगे, यहां पर उसका एक यंत्र बनाएंगे। ऐसा नहीं, विदेश की फ्लोराइड की समस्या अलग है, मैं इसको जानता हूं। अपने देश में फ्लोराइड की समस्या अलग है क्योंकि अपना सॉइल अलग है, अपना परिवेश अलग है। जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज में आता है, पूरा यूरोप ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के उत्तर में आता है, तो वहां की समस्या अलग है, वहां का जलवायु अलग है। अपने यहाँ पर उसका एक अलग सोल्यूशन निकल सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसके कारण क्या होगा कि जैसे लोकल की ओर हम बढ़ेंगे तो हमें जो ज्ञान है उसका उपयोग लोकली, यानी थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। च्यवनप्राश का फॉर्मूला पूरे विश्व में एक है, लेकिन उपयोग किसका करना है, तो लोकल बातों का करना है। इसको ध्यान में रखकर, इस सूत्र को पकड़कर कई नई प्रकार की बातों का निर्माण हो सकता है। नवाचार की कई बातें इससे निकल सकती है। इसको मूल रूप में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अन्यथा हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, वहां वो हुआ है उसको यहां लेकर आएंगे, यहां पर बनाएंगे। ऐसा नहीं है। अब विज्ञान के नियम और सूत्र बदल रहे हैं, उसको हमें ठीक ध्यान में रखना चाहिए। उसको आधार मानकर जल्दी लीड लेना चाहिए उसमें, नहीं तो हम उसमें भी पीछे रह जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि वो लोग अभी बता रहे हैं हमें कि व्रत रखो, वो लोग बता रहे हैं हमें तो पता ही है। तो ऐसी कई नई बातें अब आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में नवाचार करने की आवश्यकता रहेगी। इसकी ओर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। और भी कई प्रकार की बातें हैं कि जैसे स्वाभाविक है कि अपनी समस्याओं का समाधान हमें निकालना पड़ेगा। और भारत एक नहीं है, भारत में भी विविधता है। जैसे अभी एक बात ध्यान में आई कि अभी अभी हम कुछ बातें कर रहे थे कि डीआरडीओ में एक समस्या है कि अपना ही देश दुनिया में ऐसा है कि जहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड में विमान उड़ाने की आवश्यकता है और -50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी विमान उड़ाने की आवश्यकता है। अभी ये लद्दाख की जो समस्या हुई और वहां पर आपने सुना होगा दौलत बेग ओल्डी नाम का एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप बनाई गई, वहां पर एक लैंड किया गया विमान। तो वो विश्व में किसी ने ये नहीं किया, केवल और भारत में ही आवश्यकता है। लेकिन भारत में इस प्रकार के विमान अब तैयार करने की आवश्यकता है जो -50 डिग्री सेंटीग्रेड में लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है,
केवल मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऐसा नहीं, तो यंत्र को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है और वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है और मनुष्य को जितना ऑक्सीजन लगेगा उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन ये विमान को लगता है। तब ये हमारे लिए अब चुनौती है कि इस और पूरे विश्व में ऐसा विमान होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी ऊंचाई पर एयर स्ट्रिप होने का कारण ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी जगह ही नहीं है। भारत को ये सोचना पड़ेगा। तो ऐसी कई बातें रहेगी कि जिसको भारत इस नाते हमें अपनी समस्याओं का विचार अपने लिए करना होगा और उसके लिए आवश्यक ज्ञान का उपयोग करते हुए तंत्र का निर्माण और तंत्र के आधार पर फिर यंत्र का निर्माण, इस प्रकार की एक श्रृंखला बनाने की बड़ी आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार की सोच अब अपने देश में हमें निर्माण करनी है। अपने देश में काफी अच्छा काम अलग अलग स्थानों पर इन बातों में हो रहा है। फिर एक बार नई जागृति हो रही है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आयुर्वेदिक बायोलॉजी यानी मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद, इसका मिलन करते हुए रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है अभी, कि उसमें क्या होगा, आयुर्वेद और बायोलॉजी एक साथ आएंगे और नए सिरे से रिसर्च होगा। और उसका उद्देश्य क्या है, 10 साल पहले इसका प्रारंभ किया गया और उसमें बताया गया कि दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट न्यू नॉलेज। और केवल नॉलेज नहीं, तो उसके कारण कई प्रकार की नई बातें निर्माण होगी। तो हमें इसका विचार करना चाहिए। उदाहरण है कि ब्लड ग्रुप क्या है, अपने देश में कभी हमने सोचा नहीं, विदेश टेस्ट के नए नए प्रकार आ गए, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आ गई और उसके कारण नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी बनती गई। तो पहले ज्ञान का निर्माण हुआ, उसके बाद तंत्र को सोचा गया कि व्यक्ति तंत्र यानी क्या, एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, फिर कैसे देना, उसके लिए यंत्र बन गए। तो हमने इस सूत्र को ध्यान में रखना है, श्रृंखला को, पहले ज्ञान, उसके बाद तंत्र, तंत्र के बाद यंत्र, यंत्र आ गया तो सारी बातें संभव है। तो इस प्रकार के इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमें अब आगे चलने की आवश्यकता रहेगी और मुझे लगता है कि हम सभी ने इस दिशा में धीरे धीरे विचार करने की बड़ी आवश्यकता है और इस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो अपना देश कुछ ही समय में विश्व में सबसे सिरमौर ऐसा देश बनेगा। हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि भारत लगभग 1700 साल तक जिसका जीडीपी विश्व में सबसे अधिक था ऐसा देश रहा है। आप सब जानते होंगे कि अभी जीडीपी के बारे में बड़ी चर्चा चलती है, आज भी चल रही है कि जीडीपी बहुत नीचे आ गया, उसको कैसे ऊपर जाएंगे, ले जाएंगे मोदी जी वगैरह, चर्चा चल रही है, आलोचना हो रही है। लेकिन ये जीडीपी 1700 साल तक एक ही देश ऐसा था कि जिसका जीडीपी विश्व में सबसे अधिक रहा। ये अभी बहुत वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास का अध्ययन करने के बाद ये बात ध्यान में आई है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। और ये केवल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और यांत्रिक कुशलता के कारण ही संभव हो पाया। अभी हम सोच रहे हैं कि भारत विल बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड, लेकिन भारत की एक अलग सोच होनी चाहिए। अपने देश में जो वस्तुएं बनती थी, पूरे विश्व में निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश भारत था, क्योंकि भारत में जो इंडस्ट्रीज थी वो डिसेंट्रलाइज थी। हमें तो मन में आता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लानी चाहिए, ये एक स्थिति है, हमें आज लानी पड़ेगी, लाएंगे भी, लेकिन हमारा विचार क्या होगा कि इतना बड़ा देश है तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन उसका करना चाहिए। अपने देश में हर गांव में एक इंडस्ट्री हुआ करती थी और वो इंडस्ट्री खत्म करना अंग्रेजों के लिए बड़ा मुश्किल काम हुआ था। हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कई प्रकार की बातें की है, वो आज का विषय नहीं है, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी सोच हमें तैयार करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग के कारण कई प्रकार की समस्या बनी है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आज ये जलवायु परिवर्तन की समस्या आई है, उसका बड़ा कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके कारण ये समस्या है। भारत एक नई राह दिखा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जा सकता है। खदान चालू करके खदानों से एक अच्छा धातु निकालकर उसका शुद्धिकरण कैसे करना। आपको शायद ये पता होगा कि जिंक, जस्ता, ये बहुत ही वोलेटाइल इस प्रकार का एक एलिमेंट है।
लेकिन उस एलिमेंट को पकड़ना ये बड़ा कठिन लगा लोगों को। लेकिन भारत ने इसकी खोज कब की? लगभग 2500 साल पहले। आप जय गुजरात के पास उदयपुर है, उदयपुर में आज भी आधुनिक विज्ञान ने हिंदुस्तान जिंक नाम की एक उद्योग की निर्मित की है सरकार ने। वहां पर उदयपुर के पास प्राचीन काल से अपने देश में जिंक की खदान थी, जस्ते की खदान थी, और वहीं पर उसको शुद्धिकरण करने का भी तंत्र था। और उस प्रकार का शुद्धिकरण तंत्र आज लोग ऐसा कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान में a technology transfer from east to west. What was that? It was the transfer of technology of purification of zinc, which has gone from India to England recently, 150 years ago. Then they could know how to control this most volatile element in this table, periodic table. ये उनको पता चला, भारत में ये हुआ था। तो भारत विश्व में जिंक को सबसे निर्यात बड़ी करने वाला देश था, और वो प्यूरिफाइड फॉर्म में। इस प्रकार का जिंक दुनिया को पता ही नहीं था। तो हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर बनने वाले हैं, बनेंगे, लेकिन भारत की सोच उसमें आनी चाहिए, और भारत की सोच इस प्रकार की रहेगी। तो हमें विश्व को एक शांति देनी है, यानी प्रदूषण से मुक्त करना है, पर्यावरण स्नेही बनाना है, और ये भारत ही कर सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ऐसी कई प्रकार की नई चुनौतियां आने वाली है। चाइना से उद्योग आ गए। आज ही मैंने पढ़ा कि एप्पल, उसने बहुत बड़ी लागत अब भारत में पूंजी की लागत की है, और एप्पल ने अपने कारखाने यहां पर लाए हैं। तो इस प्रकार के सारे लोग आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी बात भी लेकर आएंगे कि भारत की यह सोच है मैन्युफैक्चरिंग में। इस प्रकार की कई बातें हम सबको मिलकर करनी है, और उसके लिए पहले ज्ञान की निर्मिति, उसके बाद तंत्र का विकास, और उसके आधार पर यंत्र का निर्माण। इस प्रकार की एक श्रृंखला बनाकर हमें चलना होगा। समय के अभाव में मैंने कुछ थोड़े ही उदाहरण संकेत के रूप में दिए, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिए कि पूरे विश्व की सोच बदल रही है। उस सोच के मूल में भारत है, इसलिए भारत को अपने अंदर भी झांक कर बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो ही हम कुछ ही समय में विश्व में सबसे अग्रणी किस प्रकार का देश बनने वाले हैं, वो बन पाएंगे। तो इस दिशा में हमें विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। एक जो परिवर्तन वैचारिक आ रहा है, उसकी ओर संकेत करने का मैंने प्रयास इस छोटे समय में किया है। मुझे लगता है कि आप सारे लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, और उत्सुकता से इन सारी बातों को भी देखने का प्रयास अवश्य करेंगे, तो एक नई राह पर अपने देश को हम निश्चित ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जयंत जी। आपने ये जो तंत्र मंत्र और जंत्र की श्रृंखला, जो पेडागोजी बताए, ये बहुत अहमियत रखता है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने आज आपको सुने, यूनिवर्सिटी की अधिकारी जिन्होंने आपकी इस लेक्चर्स में उपस्थित थे, और हमारे जैसे लोग जो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रेरणादायक था, और ये मंत्र मुग्ध करने वाली बात थी, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपने जो एक पर्सपेक्टिव दिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो खाली वेस्ट टू ईस्ट नहीं होना चाहिए, बस ईस्ट टू वेस्ट भी होना चाहिए, जो पहले हो चुका है। तो ये एक पहल है जिसको नागार्जुन जी की मदद से हम जरूर ले लेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज में इसको एक प्राधान्य देंगे। दूसरी एक बात जो आपने कहा कि साइंस को नॉलेज क्रिएट करने के लिए लगाना है, और क्रिएटेड हुए नॉलेज को एप्लीकेशन तक ले जाना है लोकल कंटेक्स्ट में, ये भी एक बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत बढ़िया एजेंडा है, जिसको हम लोग आगे ले जाएंगे। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में बताया कि लोकलाइज कैसे करें, और यूनिफॉर्मिटी से डाइवर्सिटी की तरफ कैसे जाएं। और आपने ये हमला का उदाहरण से हमको बहुत अच्छे तरीके से प्रतीकात्मक की सही समझाया कि हम किस तरीके से इंडस्ट्री का जो वैल्यू चेन है उसको लोकलाइज इंटीग्रेशन करें, ताकि जो आपने वो कहा कि हर गांव में एक इंडस्ट्री हुआ करता था, लघु उद्योग, उसको किस तरीके से करें। हमारा एक मुद्दा भी यही है, मैं भी नागार्जुन जी के पास आऊंगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि विकेंद्रीकरण कैसे करना है, चाहे छोटे उद्योगों की हो या छोटे आइडियाज की हो, बट लोकलाइजेशन कैसे करें, बट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की करें।
और उसके साथ साथ अपने जो ये कहा कि हिस्ट्री लेस सोसाइटी नहीं बनना है। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी में, विज्ञान के क्षेत्र में, इनोवेशंस में, उसका कोडिफिकेशन कैसे करें ताकि आने वाली जनरेशन्स को उस नॉलेज को हम आगे ले पाए, आने वाले विद्यार्थियों को उसके बारे में सीखने को मिले। तो एंड इम्पोर्टेंट बात आपने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताया कि कंक्वर द नेचर से लेकर लिविंग विथ हार्मोनी विथ नेचर, सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नागार्जुन सर, मैं आपको अनुरोध करता हूं कि सर की इतना अच्छा उद्बोधन के बाद आई रिक्वेस्ट यू टू समराइज द कन्वर्सेशन। थैंक यू हिरण भाई, मैं पूरा आपकी बात से सहमत हूँ जो आपने फीडबैक दिया है सर का। अभी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ ये सब सुन के कि भारतवर्ष का पुनः एक उत्कृष्टि हो रही है, और इसको मैं रेनेसांस ऑफ भारत ऐसा मैं एक सोच रहा हूँ। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था, मैं भी जब छोटा था और इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, ये सब बातें मुझे लगता था कि अजीब अजीब सी बातें हो रही है, भाई क्या पता क्या हुआ था नहीं हुआ था, किसी ने कुछ लिख के गया हो। अब जिस तरीके से जयंत जी ने समझा है, मैं तो मानता हूं कि हर एक बच्चा बच्चा तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और गुजरात में तो हम खास इसके लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है उसके ऊपर जो हमको गर्व लेना चाहिए, वो जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि बाकी सब में कुछ है नहीं, सबका अपना अपना संस्कृति है, लेकिन हमारा संस्कृति जो है सबसे आत्मनिर्भर और सबसे गर्व लेने लायक है, जिसको हम कई बार छोटे छोटे ऐसे हल्की चीजों के पीछे हम भूल जाते हैं। और हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक चीज का, जैसे 1.5 साल हम बात करते हैं, शायद हमारे आयु के लिए 1.5 साल कोई बड़ा चीज लगता होगा कि हाँ पिछले 100 ईयर्स से यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका जो या वेस्टर्न वर्ल्ड जो आगे हुआ है, 100 ईयर्स नहीं 1500 साल के पीछे जाओ तो फिर पता लगेगा कि असली भारत क्या था। तो इस बात को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है, और जो हमारी भूली हुई संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, ज्ञान का निर्मिति और तंत्र, और उसके साथ बाद में यंत्र जो आती है, तो हमको पता चलेगा कि ये सब पूरा साइकिल हम तो बहुत बार गुजर चुके हैं, ये लोग तो अभी गुजर रहे हैं। तो इसको सीखने का मौका जैन श्री के द्वारा मिला है। उनकी हर एक जो बात है, हिरणमय मैं आपसे विनती करूंगा कि आपकी टीम तो बहुत अच्छी काम कर रही है, तो इसका अलग अलग छोटा छोटा 45 सेकेंड्स 1 मिनट का क्लिप्स बना के हम बच्चों को बहुत फैला देना चाहिए। और आशा रखता हूं कि और मौका मिलेगा सर से सुनने का, सीखने का। और सर हम विभा के साथ भी कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि विभा की जो प्रेरणा है और गुजरात की जो भूमि है, इसमें शिक्षण की व्यवस्था है, ये तीनों का संगम करके हमें आगे बढ़ना है। ये बात फाइनल हमारे सबकी माइंड में आज आ गया है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे लिए टाइम स्पेंड किया और आपने विचारधारा प्रकट की और हमारे दिल में ज्ञान का एक दीप जलाया है, और इसको हम आगे मशाल के रूप में लेके बढ़ेंगे। थैंक यू सर, एंड बहुत ही इंस्पायरिंग था आपका स्पीच। थैंक यू सो मच जयंत जी, आपने वक्त बिताए, आइडियाज की बीज रोए। मैं नागार्जुन साहब को भी बहुत धन्यवाद करूंगा। वो एक ऐसे अधिकारी हैं सरकार में, वो कैलेंडर और घड़ी दोनों नहीं देखते हैं, संडे सैटरडे 11 बजे 10 बजे। तो ये भी एक बहुत प्रेरणा वाली बात है जो जो जयंत जी ने कहा कि विचार को ही जमीन पे लाने की जरूरत है। तो नागार्जुन सर जैसे अधिकारी लोग जब भारत की निर्माण में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो संस्थागत तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। और आपने जो पृष्ठभूमि रखा, विभाग की जो एजेंडाज हैं, गोल्स हैं, राष्ट्रीय गोल्स हैं, उसके साथ हम लोग आईहब की तरफ से इनोवेशंस की, नवाचार की प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ेंगे। और आपकी जो आइडियाज है, जो नागार्जुन सर ने बताया, आपकी इस लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड करके हमारे हजारों संख्या में विद्यार्थी हैं उनको तक पहुंचाएंगे। और आपने जो उदाहरण दिया नाड़ी यंत्र वाला, ऐसे और भी केस स्टडी, लोकल केस स्टडी, जो आपने कहा लोकल सक्सेस स्टोरीज को किस तरीके से ज्ञान के साथ जोड़ के विस्तार करना है, उसके भी काम करेंगे। मैं आईहब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।